हमारे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं संजय शिरसाट। सर, सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से निदा खान का मामला सामने आया है, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी की है, कार्रवाई चल रही, पीसी मिली हुई है, लेकिन एमआईएम पूरी तरीके से पूरे दमखम के साथ उनके साथ निदा खान के साथ खड़ी हुई नज़र आती है और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं साफ साफ कि वो निर्दोष बाहर आ जाएगी और कोर्ट पे उनको पूरा विश्वास है। देखिए, निदा खान प्रकरण ये चलाया गया है एमआईएम की तरफ से। एमआईएम का इसमें पूरी तरह से हाथ पैर सब इसमें अटके हुए। देश भर का कोई आदमी दूसरा तो नहीं बोल रहा है, ना कोई मुस्लिम नेता बोल रहा है इसके बारे में। ये एमआईएम क्यों बोल रही है? वजह एक है कि एमआईएम का चलाया ये रैकेट है। वो निदा खान वहाँ से निकली, ठाना गई। ये इम्तियाज जलील जो एक्स एमपी है वो ठाना गए, वहाँ उन्होंने दम जोरों से भाषण दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ से उसको उठाया, संभाजी नगर ले गए, वहाँ 40 दिन रखा। जिसके घर में रखा वो एक नगर सेवक, वो एमआईएम का था। एक आरोप जिसके ऊपर लगता है या तो जिसके ऊपर आरोप पत्र में जिसका नाम आता है उसको सपोर्ट करना, मतलब वो आरोपी को सपोर्ट करना होता है, वो सह आरोपी होता है, तो इसको अक्यूज होता है, तो वो उसको भी अरेस्ट करना जरूरी है। तो मेरी मांग यही है सरकार से भी और पुलिस से भी, आपके पास सब एविडेंस है तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? एक नगर सेवक को अरेस्ट करने से मामला सुलझता नहीं है। इसके पीछे जो जिसके वजह से ये किया है, जिसके आदेश से ये हुआ है, वो इम्तियाज जलील है, वो ओवैसी है। तो पहले तो इम्तियाज जलील को अरेस्ट करो, फिर वो ओवैसी के पास पहुंचेंगे। लेकिन पहले तुमको इम्तियाज जलील को अरेस्ट करना जरूरी है। ओवैसी जो कहता है कि पुरावे नहीं है, ये तुम बताने वाले कौन होते? वो पुलिस देखेगी ना। पुलिस कोई भी लेडीज को बिना फजूल कोई संबंध नहीं ऐसे कहीं उठा सकती है क्या? एखादा बार अपन समझ सकते हैं कि कोई गैंगवार है, ये है, वो आरोपी पकड़े जाते हैं। अरे लेडीज को पकड़ना इतना इजी समझते हो क्या? कायदा है उसके लिए। जब तक उनके पास एविडेंस नहीं आए थे, जब तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया, वो जहां वो काम करती थी वहां पुलिस के कर्मचारी करीबन 30-40 दिन खुद काम किया है उन्होंने, वहां रहे, पूरी जानकारी लिए, बाद में वो एक्शन लिया है। लेकिन उनका जो दावा है एमआईएम का यही असदुद्दीन ओवैसी कि उसका तो ट्रांसफर बहुत पहले ही हो चुका था, वहां से वहां पे थी नहीं बतौर। अरे ये आर्गुमेंट की बात आप कोर्ट में करो ना, तुम वहां क्यों कर रहे? पुलिस बेवकूफ है क्या? 40 दिन उस जहां काम करती थी वहां वो खुद पुलिस वाले काम कर रहे थे। संभाजी नगर गए, वहां भी वो पुलिस वालों ने अपने तरीके से थोड़ा छानबीन की, लास्ट में उसको अरेस्ट किया। ऐसा नहीं कि जाते धाड़ डाल दिया और किसी को उठा के लेके आए। कैसे उसकी माँ वहां गई, कैसे उसका भाई हो गया, कैसे उसके पिताजी गए, कैसे वो गई, मौसी गई, ये इतने लोग एक साथ वहां भाग के गए क्यों? तो इसको छुपाने वाले जो है उसको आरोपी करके तुरंत उनको अरेस्ट करना, ये मेरी मांग रहेगी। इसके अलावा बताइए कि खासकर मतीन पटेल का जो हम इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, नगर सेवक के वहीं कि आप खुद संभाजी नगर से आते हैं, किस तरीके की मतीन पटेल का अब तक का कामकाज रहा है, उसे किस तरीके से जान? देखो, 11-12 साल से कुछ तो पार्टी से जुड़ा है। जमीनों के गैर व्यवहार करना ये उसका फैशन है। जमीन बेचना, किसी से गुंडागिरी करके लेना बेचना, ये उसका काम है, इलीगल एक्टिविटीज। अभी जहां वो उसको रखा गया था, वो निदा खान को, वो घर भी इलीगल है। कारपोरेशन उसको नोटिस बजाई। जहां उसका ऑफिस है वो भी इलीगल है, जहां कारपोरेशन ने नोटिस बजाई। 3 दिन की नोटिस दी है, पर शायद मंडे के दिन वो शायद उसके ऊपर बुलडोजर फिरेगा जरूर, क्योंकि वो इलीगल ही है ना। और इलीगल घर बनाना, वहां आरोपी को रखना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये कार्रवाई अभी पुलिस की तरफ से भी होगी, कारपोरेशन की तरफ से भी होगी, और इम्तियाज जलील को अटक होनी ही होनी है। ये करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। क्या ये मुद्दा आप कैबिनेट हो या मुख्यमंत्री हो उनके पास उठाने वाले? जरूर उठाने वाला है। आने वाले कैबिनेट में उसके बारे में चर्चा भी करूंगा उनके बारे में। ये छोटी बात नहीं है। ये हिदा खान से ऐसे बहुत सारे लेडीज, बहुत रैकेट है, ये हर जगह पे काम कर रहे हैं। ये कि हिदा खान नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये पेड वर्कर है, इसका रोल पेड वर्कर का है। पैसे लेके यही काम करना है, उसको सिखाया गया है।
उसको नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, ये कामों में इंटरेस्ट है और उसका पैसे उसको मिलते हैं। लेकिन ओवैसी हो या बाकी के लोग ये जो बिल्कुल जोर शोर से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है, बाकी ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, शुरू से वो दावा कर रहे हैं। इस दावे के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखो, ओवैसी छोड़ के इस महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम नेता नहीं है क्या? बहुत सारे नेता है, अच्छे अच्छे नेता है। वो निदा खान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है उसकी? वो मुस्लिम नहीं है, वो क्यों नहीं बोल रहे? वजह एक है कि ये रैकेट ये ओवैसी के माध्यम से चलाया जा रहा है और उसमें वो लोग फंसना नहीं चाहते। ये धार्मिकता तेड़ निर्माण करना, यंग जनरेशन को फंसाना और उसका यूज इस तरीके से करने की साजिश ये ओवैसी कर रहा है। इसलिए उसको कोई भी मुस्लिम समुदाय का बड़ा नेता, मुल्ला मौलवी, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अकेला ही चिल्ला रहा है और अकेला ही अपनी दुकानदारी चला रहा है। लेकिन हमेशा तो एमआईएम पे ओवैसी पे ये आरोप लगते रहे हैं कि उनका आना मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना होता है। उनका आना बीजेपी को सपोर्ट करना, बी टीम वगैरह जो है ना, ये ओवैसी सबका बी टीम है। आप भी अगर आपके क्षेत्र में अगर चुनाव में खड़े रहना चाहते हो, उसको जाके मिल लो। वो उम्मीदवार खड़े करने के भी पैसे लेता है, उम्मीदवार खड़े नहीं करने के भी पैसे लेता है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये उनका बिजनेस है। वो घाटे में रहना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी की बी टीम कहना या तो और किसी पार्टी की बी टीम कहना उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं विधानसभा में देखो कितने उम्मीदवार खड़े किए, 288 मतदार संघ थे, कितने वो इसमें खड़े किए उन्होंने, क्यों नहीं किए? कॉर्पोरेशन में फायदा हुआ, लेकिन कारपोरेशन में देखिए, कारपोरेशन एक अलग क्षेत्र रहता है जहां उनके पूरे ताकत रहती है। मुस्लिम समुदाय एक जगह पे रहता है, अलग अलग बिखरे हुए नहीं रहते, तो वहां तो वो सीट उनको आना ही आना थी। वो तो हमने डिसाइड भी किया था, हमको पता भी थी उतनी सीट आने वाली कर, क्योंकि बाकी मुस्लिम लीडरों को दबाने का काम ओवैसी ने किया है। दूसरा एक सवाल है कि खासकर मराठी भाषा को लेकर जो ऑटो रिक्शा चालकों को सिखाने की बात है, खासकर यूबीटी हो या बाकी के दल ये कहने लगे, खासकर मन से, कि हमारे दबाव की वजह से सरकार अब इस तरह के कदम उठा रही है मराठी सिखाने की बात कर। देखो, किसी का दबाव से वो समझते होंगे अच्छी बात है, हम इसको किसी का दबाव नहीं समझते। हमारी स्पष्ट भूमिका रह चुकी है। जो महाराष्ट्र में रहता है उसको मराठी आनी चाहिए, जो बंगाल में रहता है उसको बंगाली आनी चाहिए, कर्नाटक में रहता है उसको कर्नाटकी आनी चाहिए। बहुत सालों से यहाँ जो अपना रोजी रोटी कमा रहे, गुजारा कर रहे हैं, उनको मराठी आना ये लाजमी है। और अपन भी बंगाल में जाएंगे तो अपने को बंगाली सीखना पड़ेगी ना, इसलिए उनको कुछ टाइम दिया गया। और निश्चित तौर पे मराठी का अभिमान, स्वाभिमान, ये हर एक चीज़ ने लोगों ने रखना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। एक आखिरी सवाल है, तमिलनाडु में टीवीके की सरकार आ चुकी है, विजय थलपति ने शपथ भी ले लिया, लेकिन जिस तरीके से 2 साल में उन्होंने काम किया और उनकी सरकार आई है, एक बहुमत के साथ की सरकार आई है, क्या एकनाथ शिंदे को भी आने वाले समय में इस तरीके से देखा जा सकता है? क्योंकि लोग आपके पीछे काफ़ी हैं, पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सालों से है, क्यों झगड़ा, क्या महाराष्ट्र के विजय थलपति हो सकते हैं? क्यों झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो? पार्टी है हमारी, हम तो बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे ना। हम तो चाहते ना एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री दिखे, कि हमारी भावना नहीं है। और हम तो रोज सोचते हैं कि हमारा आदमी, हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, कोई गलत बात नहीं है, हर कोई पार्टी वाला चाहेगा। और एकनाथ शिंदे साहब जिस तरीके से काम करते हैं वो महाराष्ट्र देख रहा है, एक दिन तो जरूर आएगा। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी जल्द हमारे एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। बातचीत करने के लिए कैमरामैन संतोष के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।